बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मुझे पता है कि अभी तक कई सारे बच्चों ने कोर्स स्टार्ट नहीं करा होगा। अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। ये मैं जो वीडियो है आज आज 1 अक्टूबर है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है। और जो बच्चे कर चुके हैं, जो थोड़े ईमानदार टाइप के बच्चे हैं, उम्मीद है कि वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करेंगे, जिससे कि उनको बाद में रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। मैं ये जो टॉपिक है मेरा, जो मैं अभी करा रहा हूँ आपको, वो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसके ऊपर 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ, और जो तीसरी वीडियो है जहाँ पे कि मैं बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज वो डिस्कस करने वाला हूँ। यार मैं आपको अपने बारे में बताना भूल गया। संजय भटनागर, आई वेलकम यू टू माई चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स बाय संजय भटनागर। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, एंड आई होप यू स्कोर गुड, डेफिनेटली स्कोर गुड। ओके बच्चों, जो आज की क्लास में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होता क्या है, पहले एक बार डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड। भाई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है? एक रिटन परमिशन, जब गवर्नमेंट राइटिंग में परमिशन देती है एक इंडस्ट्रियल यूनिट को कि वो गुड्स को बना सके, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और भी कई चीज़ों के लिए जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। मतलब कोई भी फर्म जब अपना काम स्टार्ट करती है, कोई भी फैक्ट्री जब अपना काम स्टार्ट करती है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। इवन लाइसेंस को और किसी चीज़ के लिए चाहिए, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, कोई नई इंडस्ट्री लगानी हो तो उसको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, भाई सपोज कोई ऑलरेडी इंडस्ट्री लगा चुका है पर वो किसी और एरिया में एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसको फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसको गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई उस एरिया में लाइसेंस, उस एरिया में फैक्ट्री की जरूरत है और उसके लिए उसको लाइसेंस चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी जो एक प्रोडक्ट बना रही है वो कोई दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहती है, तो इस केस में भी उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, पहले लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस कर दिए हैं, तो अब कई चीज़ों में नहीं लेना पड़ता। जो अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है दैट नोट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? तो अगर हम डेफिनेशन ध्यान से देखें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन दी असेट्स ऑफ अ यूनिट। इसका मतलब क्या होगा कि एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो किसी फैक्ट्री में असेट्स वगैरह को खरीदने के ऊपर लगता है, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता है। कार्वे कमेटी 1955 में, कार्वे कमेटी गवर्नमेंट की कमेटी थी जिन्होंने इस बात को रिकग्नाइज करा कि हाँ भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको हम रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका यूज़ कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने का। भाई जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ऑब्वियसली रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम बढ़ेगी और डेवलपमेंट होगा। शुरू में कोई भी ऐसी फैक्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले कम थी 5 लाख, जो अब बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दी गई। मतलब अगर कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है, तो उसको हम स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग में काउंट करेंगे। कि बच्चों अभी हमने डिस्कस करा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। के लिए हो गया, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो गया या रूरल डेवलपमेंट के लिए हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनको ऑब्वियसली बड़ी फर्म्स के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। एंड क्योंकि बड़ी फर्म्स ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा फाइनेंशियली वेल हैं, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगा बड़ी फर्म्स के साथ कम्पीट करना। तो इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स उठाने पड़े कि जिससे कि वो स्मॉल स्केल सेक्टर को बड़ी फर्म्स के से अगेंस्ट में उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो उन्होंने क्या करा, जैसे रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो उन्होंने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ छोटी फैक्ट्रीज ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती हैं, बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दूसरा, वेरियस कंसेशन पे, अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करता है तो जैसे रॉ मटेरियल उसको सस्ते रेट पे मिलेगा, जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी कम रेट पे मिलेगी, या उसको ऐसे बहुत सारे टैक्स कंसेशन दिए जाएंगे अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। तो ओके बच्चे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट यू मीन विद द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मतलब भाई अगर आप सीधा इसके वर्ड का मतलब निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अभी तक हम जो भी इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, अब उसकी जगह पे हम उस चीज़ को इंडिया में ही बनाएंगे कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह पे हम उस गुड को इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे कि हमारे को उसको बाहर से ना मंगाना पड़े। ऑब्वियसली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के दो मेन एम होते हैं। पहला, सेविंग्स फॉरेन एक्सचेंज। भाई जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमको बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट करने के लिए हमको बहुत सारा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से पैसा जाता है, तो वो हमारे को बच जाएगा अगर हम उसको इंडिया में ही बनाएं इंस्टेड ऑफ बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय। और दूसरा, अचीविंग सेल्फ रिलायंस। भाई सीधी सी बात है कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो कंट्री हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन अगर हम वो चीज़ को अपना बनाएंगे इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्री या किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना होकर, तो कोई भी कंट्री को मौका नहीं मिलेगा हमारी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का, और हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ओके बच्चों, जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश स्टार्ट करी। तो जो सबसे पहले स्टेप उन्होंने उठाया वो उठाया इम्पोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगाने का। टैरिफ होता है टैक्सेस, इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। तो जब आप इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाओगे तो वो गुड्स इंडियन मार्केट में महंगी मिलेंगी तो लोग कम खरीदेंगे और वो फिर डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस तरीके से जब महंगी मिलेंगी तो इम्पोर्ट्स हमारे ऑटोमेटिकली उस गुड्स के कम हो जाएंगे। और अगला, कोटास रेफर टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इम्पोर्ट। हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्टेड गुड्स पर एक कोटा फिक्स कर दिया कि सिर्फ इतने ही गुड को इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम गुड को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगेन उससे क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एनकरेज कर सकते हैं उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके बच्चों, जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है, राइट अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1950-1990। मतलब 1950 से 90 के बीच में हमारा जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसको अप्रेज करो, उसको ये बताओ कि हाँ भाई वो कितना इफेक्टिव था। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो पहले बहुत कम था, इट वाज ओनली 11.8% इन 50-51। मतलब जीडीपी में जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस करके देता था, उससे जो भी रेवेन्यू आता था, इट वाज ओनली 11.8%, जो 1991 में बढ़ के 24.6% हो गया। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड। हम पहले सिर्फ कॉटन या जूट प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के मदद से हमारा जो एक्सपोर्ट्स था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया। अब हम बहुत सारे टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस करने लगे, जिसमें मेटल्स, मिनरल्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो हो गया, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैसे आईटी सेक्टर हो गया। ऐसे करके हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया। तो बच्चों, इसी टॉपिक में जो तीसरा पॉइंट आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करा गया, इस्टेब्लिश करा गया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी तक अनएम्प्लॉयड थे, बट इनकी वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला उन लोगों को, एंड इट प्रमोटेड ग्रोथ एंड इक्विटी। भाई जो विलेज थे, जो रूरल एरिया था, वो डेवलप हुआ और समानता बढ़ी। मतलब इनकम जनरेशन जो भी हुआ उससे इन सब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, और जो अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस था वो कम होना स्टार्ट हो गया। अगला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। भाई अभी तक हमारी कंट्री में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था या जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर था वो इतना डेवलप नहीं था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद 1950 टू 1990 के बीच का जो पीरियड है, वहाँ पर हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ, और बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आए जो पहले इंडियन मार्केट में नहीं थे। ओके बच्चों, से क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू मेन ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन। हमारी गवर्नमेंट ने जो भी कंट्री के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई,
उन पॉलिसीज़ में कुछ कमियां थी। तो कौन कौन सी जो बड़ी कमियां थी उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो मेन ड्रॉबैक है वो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। भाई गवर्नमेंट ने जो भी इंपोर्ट्स को कम करने के लिए पॉलिसी बनाई, तो उन पॉलिसीज़ को बनाने का जो मेन एम था वो था डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना और इस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस करना जो कंट्री में बने, हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने कोई भी टाइप की ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो कि हमारे को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके। हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड थी वो पहले से बहुत डिक्लाइन कर गई। हमारा जो क्योंकि कंपटीशन नहीं था, तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था वो भी इनएफिशिएंट हो गया। उसने कोई भी ऐसे टाइप की चेंजेस करने बंद कर दिए जिससे कि हमारी गुड इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाए और ज़्यादा बिके। तो एक्सपोर्ट हमारा कम होता गया क्योंकि हम क्वालिटी गुड प्रोड्यूस नहीं करते थे। इंपोर्ट भी पहले से कम हुआ, लेकिन इंपोर्ट कम करके जो फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को हो सकता था अगर हम अच्छी गुड बनाते, हम अपने एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देते, वो फ़ायदा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं एक इनएफिशिएंसी आ गई हमारी इकोनॉमी में, हमारे प्रोड्यूसर्स में। ओके बच्चों, जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आता है भाई गवर्नमेंट ने जब हमारी कंट्री में लाइसेंसिंग पॉलिसी स्टार्ट करी तो शुरू में तो लाइसेंसिंग पॉलिसी का जो मेन एम था बहुत अच्छा था, मेन जो कोशिशें थी वो बड़ी अच्छी थी, उसका फ़ायदा हुआ हमारी कंट्री को। लेकिन धीरे धीरे करके लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ की वजह से हमारे सिस्टम में कुछ कमी आ गई। तो इस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे, कोई 2 ड्रॉबैक्स जो लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से हमारी कंट्री में, हमारे सिस्टम में आ गई। पहला, एक्सेसिव रेगुलेशन रिजल्टेड इनटू कॉम्प्लिकेशन। भाई एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने शुरू में तो लाइसेंस दिए, तो शुरू में बहुत सिस्टम बड़ा आसान था, सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे करके सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि कभी कभी लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए कई महीनों लग जाते थे। और जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उनको अगर लाइसेंस ऑब्टेन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, तो उनको वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते थे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हुई कि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने इसको मिसयूज़ करना स्टार्ट करा। कैसे भाई, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उन्होंने क्या करा कि किसी एरिया में उन्होंने लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया। लाइसेंस ऑब्टेन करने का मेन पर्पस ये था कि प्रोडक्शन से स्टार्ट करना। लाइसेंस ऑब्टेन करने का मेन पर्पस होता था कि कोई भी कॉम्पिटिटर उस तरह की गुड को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर फैक्ट्री ना लगा सके। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज ने अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए या उनको नुकसान पहुँचाने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी का मिसयूज़ करा। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग। मैंने आपको अभी बताया कि कभी कभी लाइसेंस को लेने के चक्कर में 2-2 साल, 3-3 साल का टाइम लग जाता था, तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा करप्शन था। गलत तरीकों को यूज़ करने के बाद जाके लाइसेंस मिलता था। जो लाइसेंस का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को बहुत प्रॉब्लम होती थी। ओके बच्चों, जो हमारा 1950 टू 1990 का पीरियड है, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंडरटेकिंग्स ने, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। उस रोल को हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है टेलीकम्युनिकेशन। पहले इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनीज थी जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में डील करती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दौरान स्पेशली 50 टू 90 के बीच में ऐसी बहुत सारी कंपनीज को स्टार्ट करा गया जिन्होंने टेलीकम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा। जैसे MTNL है, VSNL है, BSNL है, ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हमारी कंट्री की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। पहले हमारी कंट्री में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था वो इतना डेवलप नहीं था, लेकिन इस दौरान क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इम्प्रूव नहीं होगा तो बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेज एरियाज़ हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट है वो है पब्लिक हेल्थ। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज को इस्टेब्लिश करा गया जिससे कि लोगों को एक सेफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम मिल सके। डॉक्टर्स, मेडिसिन और अलग टाइप का जो इलाज था, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में इस टाइप के इलाज को फ्री में सर्विसेज दी गई। अगला पॉइंट है नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, तो गवर्नमेंट टुक लॉट ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव आवर नेशनल डिफेंस।
और ये हमें आप जैसे अगर आप देखेंगे तो पहले से हमारा जो कंट्री का डिफेंस सिस्टम है वो पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया है। अगला है रीजनल डेवलपमेंट। कुछ एरियाज ऐसे थे जो बहुत कम डेवलप थे, कुछ एरियाज जो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंस था। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को यूज़ करके जिस उन्होंने क्या करा, रीजनल डेवलपमेंट करा। उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में जो कि अभी तक अनडेवलप्ड थे, ये अभी तक पुअरली डेवलप्ड थे, वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टैक्स कंसेशंस दिया, सब्सिडी दिया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया, जिससे कि वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन सेक्टर्स पे जाके पैसा लगाए और उसका फ़ायदा भी हुआ। अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करा गया, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। तो उस टाइम के में हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट था उस सिचुएशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने से बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे, जैसे नरेगा है, जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। ऐसे करके कम से कम गवर्नमेंट ने बीच में 50-90 के बीच में कम से कम 15 से 20 ऐसी पॉलिसी स्टार्ट करी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत तेज हो गया। अगला पॉइंट, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। भाई पहले हम सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, हम सिर्फ जूट या कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन 50-90 में ऐसे बहुत सारे काम हुए कि हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया। मतलब हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगे जो अभी तक हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे थे। अगला पॉइंट, हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उस कंट्री में आयरन, स्टील जैसी इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ लगा लो, चाहे आपको कोई फैक्ट्री बनानी है, चाहे आपको कोई घर बनाना है, आयरन, स्टील, सीमेंट, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो गवर्नमेंट ने आयरन, स्टील, सीमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करा। अगर आपने कभी नाम सुना हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कुछ इसी टाइप की इंडस्ट्री है जहाँ पे कि स्टील के प्रोडक्शन को इंकरेज करने के लिए इसको एस्टैब्लिश करा गया। ओके बच्चों, अब हम कर रहे हैं कुछ वन मार्कर्स। इनमें से कुछ वन मार्कर्स मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। तो जो पहला वन मार्कर है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट by which central problems of an economy are solved। एक ऐसा अरेंजमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम का एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे कि हम सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो उसका सेकेंड वन मार्कर आता है वो आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? तो अगर हम डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे, इज एन इकोनॉमी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। मतलब सारे का सारा जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। थर्ड डेफिनेशन, थर्ड वन मार्कर, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सारी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क आ जाता है कि वेयर मीन्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी मीन्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ओन करती है। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो जो अगला वन मार्कर आता है वो आता है व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम in which public sector and private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of an economy। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट ओन सेक्टर होता है, एंड प्राइवेट सेक्टर, उनको उनके अलग अलग रोल्स दे दिए जाते हैं कि वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम को हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। अगला आ गया इकोनॉमिक प्लानिंग। भाई व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग? अगेन वन मार्कर। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ अ कंट्री। मतलब बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमिक डिसीजन क्या हो गया यहाँ पर कि बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिसाइड करती है
पूरी कंट्री के सर्वे के बेसिस पे, मतलब सपोज एक सर्वे किया गया और सर्वे के बेसिस पे ये देखा जाता है कि कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो हमारी कंट्री फेस कर रही है। सो पॉवर्टी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो सकता है, रीजनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करती है कि वो इस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे कि अपनी प्लानिंग में कि वो पूरी कंट्री को और जो भी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी फेस कर रही है उसको वो ओवरकम कर सके, उसको वो कंट्रोल में कर सके। अगला आ गया व्हाट इज अ प्लान, 1 मार्कर। इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम और अ स्ट्रेटजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लान हम हमेशा आगे के लिए करते हैं। तो एक प्लान का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी स्कीम जो एक ऐसा सिस्टम ये बताता है कि आगे जाके हम जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले हैं वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अपने एम्स को फुलफिल करने के लिए। जो अगली डेफिनेशन आती है वो आती है ग्रोथ। क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर, डिफाइन ग्रोथ। So growth refers to an increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. अगर हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ती है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अगर बढ़ती है तो हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। सो अगर हम बोले इकोनॉमिक ग्रोथ, इट कैन बी डिफाइंड एज सस्टेन्ड इंक्रीज इन कंट्रीज रियल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लगातार कंट्री की प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, लगातार, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। अगला डेफिनेशन हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में एक देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, अगर हम यहाँ लिखें फाइनल तो और अच्छा रहेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, अगर हम उसकी मनी वैल्यू को निकालेंगे हमारे पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो एक साल में एक देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी मनी वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अगली डेफिनेशन आती है लैंड सेलिंग। भाई 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लैंड सेलिंग। तो लैंड सेलिंग क्या था? रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। लैंड की लिमिट डिसाइड करना जो कि एक इंडिविजुअल ओन कर सकता है, मतलब उससे ज़्यादा कोई भी इंडिविजुअल अपने नाम पर जमीन नहीं रख सकता एज पर लॉ। इसको बोलते हैं लैंड सीलिंग। अगला पॉइंट आते हैं वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हम सारे 1 मार्कर्स कर रहे हैं तो मैंने 1 मार्कर्स के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। क्योंकि बहुत सारे और भी काम हुए थे तो हम यहाँ पे एक्सेट्रा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कंट्री का फूड ग्रेन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है, बढ़ावा हुआ है, क्योंकि अब हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशल टाइप की सीड्स जिनको यूज़ करके हमारा जो आउटपुट है वो कई गुना बढ़ जाता है। हमने इंसेक्टिसाइड यूज़ करे, पेस्टिसाइड यूज़ करे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करी, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो पहले से कई गुना बढ़ गया। इसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगेन एक 1 मार्कर आएगा व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इट रेफर्स टू रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। रिटन परमिशन जो कि गवर्नमेंट देती है इंडस्ट्रियल यूनिट को टू मैन्युफैक्चर गुड, मतलब अगर कोई फैक्ट्री को प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो उसको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, एक परमिशन लेनी पड़ती थी जिससे कि वो गुड के प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सके। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अगला आगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। भाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? सो अगर हम डेफिनेशन ध्यान से देखें, इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। भाई अभी तक हम जो भी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे थे, अगर हम उन चीज़ों को इंडिया में ही बनाना स्टार्ट कर दें, हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दें तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। मतलब अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो चीज़ें अब हमारी कंट्री का ही प्रोड्यूसर कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहा है। ओके बच्चों, अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ्स। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ आर द टैक्सेस लेवीड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जब गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पे जो गुड्स हम बाहर से मंगाते हैं, अगर गवर्नमेंट उन गुड्स पे कोई टैक्स लगाती है तो उसको हम बोलते हैं टैरिफ्स।
अगेन अगला टर्म है कोटास। कोटास क्या होते हैं? इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ अ कमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। मतलब अगर कोई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बाहर से कोई चीज़ मंगा रहा है तो उस जो भी चीज़ मंगा रहा है अगर उसकी कोटा फिक्स कर दिया जाए, एक लिमिट फिक्स कर दी जाए कि वो सिर्फ इतना ही मंगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकता, तो इसको हम बोलते हैं कोटा। अगला आ गया मिरेकल सीड्स। भाई मिरेकल सीड्स क्या थे? मिरेकल जो बहुत कुछ अलग होना, बहुत हैरान करने वाला होना। तो हम HYV सीड्स को मिरेकल सीड्स बोलते हैं क्योंकि इन HYV सीड को यूज़ करके हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो कई गुना बढ़ गया। सो इट रेफर्स टू HYV सीड्स विच रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट मल्टीपल टाइम्स। हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट इन सीड्स को यूज़ करके कई गुना बढ़ गया, इसलिए HYV सीड को मिरेकल सीड्स भी बोला जाता है। ओके बच्चों, जो अगला 1 मार्कर आता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ आउटपुट विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। भाई टोटल आउटपुट का वो पार्ट जो फार्मर्स मार्केट में बेच देता है अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद, जो उनके पास बच गया अपने लिए रख लिया और जो बच गया वो मार्केट में जाके बेच दिया, तो उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। अगला है सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। भाई हमारी कंट्री का जो GDP है उस GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का और सर्विसेज सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसको हम बोलते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। अगला आ गया सब्सिडीज। भाई सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज आर द कैश ग्रांट्स given by the government to farmers to enable them to make use of modern agriculture techniques। कुछ कैश ग्रांट जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है जिससे कि फार्मर्स मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करने के कैपेबल हो सके, वो भी नई नई मशीनरी या नई नई चीज़ों को यूज़ करके अपने आउटपुट को बढ़ा सके। ओके बच्चों, होप आपको सारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोशिश करिए सारे के सारे 1 मार्कर्स को और 3 मार्कर्स को कवर अप करने की। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो लोड कर चुका हूँ। आपको एडवाइस करूँगा कि आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। कीप ऑन लाइकिंग इट, कीप ऑन शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।